नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा माहौल है जब दिवाली के टाइम पे ऑफ कोर्स सब कुछ चल ही रहा है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आरबीआई ने कुछ चीजें बोली हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। वी नीड टू फाइंड आउट दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ इट द चैलेंज इज व्हाट इट इज राइट नाउ। इट्स हाउ डू यू counter or how do you plan for some unforeseen moves that America makes? कुछ भी कर सकता है अमेरिका, आजकल थोड़ा बावला हो रखा है। तो कल को if he does something stupid, how do you play with that? And of course अपने आप को आप कैसे आगे लेके जाएंगे? Let's find out from पथिकेत भाई। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, मुझे माय माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। मुझे लगता है कि दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स। अगर आपको बाय 2047 एक विकसित भारत बनाना है तो यू कैन नॉट पिवोट इट अराउंड फॉरेन कंसल्टिंग कंपनीज, यू कैन नॉट पिवोट इट अराउंड borrowed टेक्नोलॉजी, you cannot pivot it on foreign currency, or you cannot pivot it around foreign reinsurance companies. So basically आपको विकसित भारत अगर 2047 तक बनाना है तो आपको नींव रखना पड़ेगा अभी to strengthen your own currency, to have your own sovereign wealth fund, to have your own consulting companies जो आपके सरकार को बोलेगा कि क्या करना चाहिए, instead of foreign consulting companies, and then many other things. तो इसी के अगर आप देखें कि 2020 से जो आत्मनिर्भर भारत का एक मुहिम चलाया गया, नंबर वन जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से बहुत सारे सेक्टर्स में एक पुश न्यू इम्पेटस दिया गया टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडली, चाहे वो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन हो, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अभी एक मिशन है। फिर बहुत सारे ऐसे मिशंस है कि जहाँ पे आपके रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाने की बात हुई। फिर उसके बाद डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात हुई। बहुत सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट है जो बाहर से लेना बंद हो गया है। बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर हालांकि आपको फॉरेन ओईएम के साथ कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा, बट देन यू आर पुशिंग फॉर मोर इंडिजनाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आता है आपके जो करेंसी। सो करेंसी के बारे में जो हुआ है वो बेसिकली देखिए, इंडिया का जो रूपी रूबल डिनोमिनेशन में हो रहा है वो तो काफी टाइम से हो रहा है, जब से रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग गया बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। तो हमारे जो रशिया के साथ ऑयल ट्रांजैक्शंस होता है वो रूपी रूबल डिनोमिनेशन में ही पेमेंट होता है। इंटरेस्टिंगली बीच में रशिया ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा बहुत पेमेंट चाइनीज करेंसी में दिया जाए, क्योंकि उनको चाइना से भी बहुत कुछ परचेस किया करना पड़ता है। सो चाइना से वो हुआ, अंत में कुछ पेमेंट इंडिया ने किया। फिर यूपीआई हैज बीन अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड। तो यू कैन बाईपास मेनी ऑफ दिस वेस्टर्न जो पेमेंट गेटवेज होता है, यू कैन डायरेक्टली पे इन रूपी। नाउ अभी आरबीआई जो बोल रहा है कि आरबीआई इज पुशिंग जितने सारे देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनको बोला जा रहा है कि आपका जो पेमेंट्स है इंडिया में, यू यू ट्राई टू सेटल इट इन रूपी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनको अगर रूपी में सेटल करना है अपना पेमेंट, तो पहले आप उनको रूपी दे हैव टू अर्न द रूपी। नाउ टू अर्न द रूपी दे हैव टू एक्सपोर्ट मोर इनटू इंडिया, जिसमें द परचेजर विल बाय दैट इंपोर्ट एंड पे इन रूपी। तो किसी को अगर इंडिया के पेमेंट रूपी में सेटल करना है तो उसको पहले रूपी खरीदना पड़ेगा, रूपी खरीदना पड़ेगा या फिर रूपी अर्न करना पड़ेगा, तो फिर उसको एक्सपोर्ट भी इंडिया में रूपी में करना पड़ेगा। सो बेसिकली यू आर पुशिंग फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रूपी। इसका मतलब यह नहीं कि रूपी एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया और रूपी के सिवा इंडिया उसी चीज में कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सो यू आर टेकिंग दिस बेबी स्टेप्स फॉरवर्ड। इसमें जो होता है, जो पेगिंग ऑफ करेंसीज या फिर एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज लिंक टू द अमेरिकन डॉलर या यूरो। मतलब अगर आपको ये डिसाइड करना है कि 1
डॉलर, मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ एन इंडोनेशियन रुपया, जो उनका करेंसी है, या उनका पता है कितना ही पता, विच द करेंसी दे हैव, आई डोंट नो, भाट या कुछ ऐसा होगा, या फिर यूएई का दिरहम। सो यूएई का दिरहम अगर आप डिसाइड करोगे कि इंडिया के रुपये के साथ कितना है, सो यू आर कंपेयरिंग इट फर्स्ट विद द डॉलर एंड देन फाइंडिंग आउट कि अच्छा $1 इज इक्वल टू इतना रुपी, $1 इज इक्वल टू इतना दिरहम, तो प्रोपोर्शनेटली देन हाउ मच इज 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच दिरहम। नाउ दे आर सेइंग कि नहीं, यू डोंट नीड टू गो थ्रू डॉलर, वी विल हैव आवर ओन एक्सचेंज मैकेनिज्म्स फॉर सम मेजर करेंसीज टू स्टार्ट विद। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी, उसको अगर आप इसको सुने तो आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी चीज है, नहीं ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है कि यू आर हैविंग योर ओन एक्सचेंज रेट्स with other major currencies and you are telling to other countries कि आप डायरेक्टली मेरे देश के करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट का डिफाइन करो, यू डोंट नीड टू गो वाया डॉलर। तो ये, एंड सेकेंडली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो बोला जा रहा है यू पे इन रूपी, दैट मीन्स आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, हालांकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन का है, but you are gradually, these are baby steps, thinking of using more of rupee for your foreign trade। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होती क्यों है? बिकॉज इफ यू फॉरेन ट्रेड, सो टिल द टाइम यू डिपेंड ऑन अदर करेंसीज, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरूरी पड़ेगा। धीरे धीरे आप उसको बाईपास कर रहे हो। नाउ चाइना ने किया है काफी हद तक, सो आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, बट इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर को नजरअंदाज किया जा रहा है। इंडिया का जो बेसिक स्टैंड होगा कि भाई हमें, अगर आप किसी के ऊपर वेस्टर्न देश सैंक्शन लगाए, तो मुझे अगर नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में ट्रेड करना है तो मैं किससे करूंगा? मैं रुपी में ही करूंगा ना। सो इंडिया इज टेकिंग अ नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच। इंडिया ये नहीं बोल रहा है कि आई एम शनिंग द डॉलर, इंडिया ये नहीं बोल रहा है कि आई एम अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर है, डॉलर अपनी जगह पे रहेगा, डॉलर की अपनी महत्व है, लेकिन इंडिया अपना भी इंप्रूव करेगा। तो आई थिंक देर इज नो एज सच फ्रॉम इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, देर इज नो डाइकोटोमी इन दिस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इंडिया सोच रहा है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट, वो है सोवरेन वेल्थ फंड के बारे में। आई टेक योर क्वेश्चन, आई टेक योर कमेंट, देन आई गो टू दैट। You know, one thing that we need to basically look at in this entire thing, as you said, it is basically a new settlement system. Okay. And what people don't understand is we are not, see, the biggest point is everybody wants us to be anti the US and anti the dollar and stuff like that. That's not how we will do things. That's the mistake China made, right? You have to be pro the rupee rather than anti the dollar. So focus on getting the rupee internationalized, focus on getting that thing going rather than spend your energy in how to figure out यार ये डॉलर को कैसे नीचे गिराना है. That is, I mean, that's a mistake that China make, and it's the same thing as weaponization or something. ठीक है, when you're weaponizing anything, you're going to face challenges, and उसके बाद आप you will not be able to do anything because you're talking about weaponization and you're talking about getting into a confrontation, which creates a challenge. And so, Pathik, what you mentioned is very, very clear, but I thought I'll just put that into a little, broader context. एब्सोल्युटली, आपने सही कहा कि इट्स लाइक कि अगर आप कोई फॉरेन एयरलाइंस को इंडिया में ऑपरेट करने दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया खुद के एयरलाइंस को प्रमोट नहीं करेगा। तो फॉरेन एयरलाइंस जहाँ पे है वो रहेगा, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। सो वेपनाइजेशन, हम तो वेपनाइज नहीं कर रहे, अगर कोई और वेपनाइज करे तो तब अगर मुझे ट्रेड करना पड़े तो मैं कैसे करूँ? दैट इज वाई रूपी इज बीइंग इंटरनेशनलाइज्ड। पेमेंट सेटलमेंट के लिए सेटलिंग द एक्सचेंज मैकेनिज्म्स, सेटलमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटलमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म किया जा रहा है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग स्टेप। एंड सेकेंडली, अगर आप उसके साथ और भी अगर देखें कि ट्रम्प ने जो क्रिप्टो लेके बहुत कुछ बोला ट्रम्प ने, बट इंडिया हैज नॉट शोन दैट मच इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। डिजिटल करेंसी अपनी जगह पे है, सो आरबीआई इज ऑल्सो पुशिंग फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जो चीज बाहर से हो रहा है उसका हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इंडियन मॉडल फॉर दैट rather than taking a confrontational approach। वो confrontational approach की जरूरत नहीं है,
क्योंकि देयर इज इनफ स्कोप फॉर इंडियन रूपी ऑल्सो टू राइज, स्कोप बहुत है। तो कोई इंडिया नहीं बोल रहा है कि आई एम शनिंग द डॉलर, कोई इंडिया नहीं बोल रहा है कि आई एम बॉयकॉटिंग द डॉलर, ऐसा कुछ नहीं। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके साथ किया जा रहा है इज द प्रमोशन ऑफ द सोवरेन वेल्थ फंड। तो इसमें सोवरेन वेल्थ फंड का कॉन्सेप्ट है कि एक तो सोवरेन वेल्थ फंड के इश्यू में भी इंडिया इज प्रीटी लेट। इट शुड हैव स्टार्टेड अराउंड 30 years बैक, एटलीस्ट 20 years बैक। सोवरेन वेल्थ फंड बेसिकली क्या होता है कि कोई सरकार tries to increase its non-tax revenue by becoming a strategic investor in your own domestic industry or sectors or globally। and दुख की बात है कि इंडिया से काफी छोटे बहुत देश है, उनके सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंडिया के खुद के सोवरेन वेल्थ फंड नहीं। जैसे हम टेमासेक की बात करें, टेमासेक इज बेसिकली सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड। इंडिया में बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जहां पे टेमासेक का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप नॉर्वे का जो पेंशन फंड है, फिर कुवैत का जो सोवरेन वेल्थ फंड है, आबू धाबी का है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया का है। तो मैं आपको एक लिस्ट भेजा, अगर आप उसको आप दिखा सके तो देयर आर मोर देन 100 सच सोवरेन वेल्थ फंड्स। छोटे छोटे देशों के अपने सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं, एंड आई थिंक इंडिया हैज बीन प्रीटी लेट इन इट। हमारे जो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक लेड बैक अप्रोच होता है, स्टेटस को चलता रहे, जो जिस स्टेटस को अप्रोच ने आज तक फॉरेन कंसल्टिंग कंपनीज को एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट बना के रखने में मदद किया। तो उस लेड बैक अप्रोच के वजह से इंडिया पिछले व्हाट शुड हैव हैपेंड 30 years बैक। These are the names of all major sovereign wealth funds. So sovereign wealth fund institute एक है, आप टॉप सोवरेन वेल्थ फंड्स ऑफ द वर्ल्ड टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये लिस्ट। थोड़ी हैरानी होगी, छोटे छोटे देशों के पास अपने सोवरेन वेल्थ फंड होता है। बेसिकली वो क्या करता है कि सोवरेन वेल्थ फंड बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपके होते हैं वहीं से आपको बनाया जाता है। इंडिया का भी जो प्लान है कि एक भारत सोवरेन वेल्थ फंड या ऐसा कुछ नाम देके दे विल मेक इट फॉर $50 billion। सो व्हेन यू हैव अ $700 billion फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप वहां से $550 billion लेके कर ही सकते हो। सो बेसिकली देखिए कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स होता है जहां पे द गवर्नमेंट विल हैव टू इन्वेस्ट। नाउ इन्वेस्टिंग थ्रू अ सोवरेन वेल्थ फंड मेक्स मोर सेंस देन द गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन थ्रू PSUs। जैसे आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर में, जैसे आपके क्रिटिकल मिनरल्स में, जैसे आपके क्रिटिकल और भी जो टेक्नोलॉजी होता है, वहां पे सोवरेन वेल्थ फंड एक आपका होना चाहिए। यू इन्वेस्ट इन योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेक्टर्स और फॉरेन कंपनीज में आपका स्टेक होना चाहिए। हमारे स्टेक्स क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। जैसे कि अगर कल एक मान लीजिए कि UAE में कोई पर्टिकुलर कंपनी IPO कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई एक बड़ा कंपनी है, तो इंडिया का एक सोवरेन वेल्थ फंड होना चाहिए था which will take 2% stake, 3% stake in that company। हो सकता है कि यूरोप का कोई कंपनी, उसको रिसोर्स क्रंच है थोड़ा, दे लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, इंडिया का एक सोवरेन वेल्थ फंड होना चाहिए था which will go ahead and take a stake। और उससे आप सोचिए some of the biggest sovereign wealth funds जो इंडिया दुनिया भर का है, they manage funds और wealth worth $2 trillion एक एक, $2 trillion के अपने सोवरेन वेल्थ फंड। आई एम सॉरी बट इंडिया के जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी मेकर्स है, आई डोंट नो व्हाई दे नेवर थॉट अबाउट समथिंग लाइक दिस। एक कुछ बनाया गया था अराउंड अ डिकेड बैक, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड या फंड लिमिटेड या फाइनेंस लिमिटेड। उसका कॉर्पस था 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ के से ऊपर तो एक छोटा IT कंपनी या कोई इंडिया के इंडस्ट्री ग्रुप इन्वेस्ट कर देता है। सेकेंडली क्या होना चाहिए, ये जो सोवरेन वेल्थ फंड अगर इंडिया बनाए, एंड आई थिंक दिस इज अगेन अ मेजर विजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, चाहे वो फॉरेन कंसल्टिंग कंपनीज को रिप्लेस करने की बात हो, चाहे वो मेरीन री इंश्योरेंस की बात हो जिसके ऊपर इंडिया क्लब बनाया जा रहा है कि री इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। अब आपकी प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है विद द रशियन ऑयल कि जो शिपिंग कंपनीज है उनको री इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। सो दैट एंटायर fleet that is coming with a huge consignment
विदाउट इंश्योरेंस इट विल नॉट वर्क. सो पैतरेबाजी कहाँ पे हो रहा है ऑन रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस वाला, ये सब शिपिंग री इंश्योरेंस. सो इंडिया अपना मेरीन री इंश्योरेंस कंपनीज बना रहा है, सोवरेन वेल्थ फंड के ऊपर बात कर रहा है, कंसल्टिंग कंपनीज खुद की बनाने की बात कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को फंड करने के लिए अनुसंधान नेशनल R&D फाउंडेशन बनाया गया है, और भी बहुत कुछ कर रहा है. बट इट विल टेक, जैसे कि जो 2017-18 में जब GST शुरू हुआ था, बहुत इसके बारे में चर्चा हुई थी, एज इफ मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया. ये एक नैरेटिव चलाया गया था. इस देश में एक मूर्खों की टोली होता है जो झूठ फैलाता है कि देखो एक नया टैक्स ले आया, और जो लोग इसको पढ़ रहा था उनको समझ नहीं आया कि 18 टैक्स को एमलगमेट करके एक टैक्स किया गया, सो दैट इंडिया बिकम्स वन मार्केट. उसके पहले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको कितना टाइम लग जाता था. सो इंडिया फर्स्ट बिकम अ यूनिफाइड मार्केट विद इन द कंट्री व्हेन GST केम इन. और वो GST जिसकी क्रिटिसिज्म इतनी होती थी, आज दैट GST इतना पैसा दे रहा है स्टेट्स को, including the states which are governed by political parties opposed to मोदी सरकार, कि वो जितने सारे स्टेट्स है वो फ्रीबीज का तो मतलब माहौल तैयार करके रखा है. पैसा कहां से आ रहा है? GST के. सिमिलरली मुझे लगता है एक और रिफॉर्म आने वाला है, एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की मोदी जी कोशिश कर रहा है, क्योंकि फार्म लॉ को जिन लोगों ने रोक दिया, कल एक खबर आई थी आदि भाई, महाराष्ट्र में एक किसान प्याज बेचने गया था, 750 किलो, या नहीं, हाँ 750 किलो, ही सोल्ड फॉर 664 रुपीज. क्यों? क्योंकि उसको वो लोकल मंडी में ही बेचना है. APMC जिसको कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, उस लोकल बम्पर क्रॉप होता है, डिमांड कम हो जाता है, वहीं पे बेचना है, कहीं और बेच नहीं सकता वो. आप देखिए आज ऑनलाइन की वजह से, ई-कॉमर्स की वजह से, आप मान लीजिए आपके घर में बैठ के कोई सामान बना रहे हो, यू कैन सेल इट अक्रॉस द कंट्री, लेकिन एक किसान को वो फ्रीडम नहीं होता है. उसको वो लोकल मंडी जो मिडिलमैन बैठे है, वो मिडिलमैन डिसाइड करता है तुम क्या प्राइस मिलेगा. और वो वहां मोदी जी जब एक यूनिफाइड मार्केट बनाने की या ऑप्शन देने की कोशिश की कि फार्मर को ये ऑप्शन हो कि वो मंडी में बेचे या किसी और को बेचे, दुनिया देश भर में कहीं पे भी कोई बेच सकता है, वो नहीं, वो परमिशन नहीं दिया गया था जब वो फार्म लॉ वाज मेंट फॉर दैट. तो यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट जो मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहा है, फार्म लॉ में जो फ्रीडम देने की बात किया था मोदी जी, उसके साथ अगर, एंड आई एम श्योर इट विल कम बैक, इट शुड बी इंप्लीमेंटेड, उसके साथ साथ ये सोवरेन वेल्थ फंड, उसके साथ साथ मेरीन इंश्योरेंस, अपनी कंसल्टिंग कंपनीज, अपने खुद के सेटलमेंट मैकेनिज्म, आपके खुद के एक्सचेंज रेट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके सोवरेन वेल्थ फंड जब बनेगा, आई बिलीव इंडिया के जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑल शुड बी लिस्टेड. कहा जाता है कि इंडिया के जितने PSUs है, उनका जो टोटल वैल्यूएशन है इट्स समथिंग अराउंड $350 बिलियन, लेकिन वो लिस्टेड बहुत सारे नहीं है. बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से टेरिबली इनएफिशिएंट है, उसका कितना पैसा जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है. सो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए मेनी ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मेरी राय है, शुड बी कन्वर्टेड इनटू PSU. और ये जो सोवरेन वेल्थ फंड है इंडिया अगर वो बनाए, दैट शुड बी अलाउड टू हैव सम ऑफ द गवर्नमेंट शेयर्स इन दीज PSU, जैसे इंडिया पोस्ट. व्हाई शुड इंडिया पोस्ट नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ PSU एट लीस्ट? उसको एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ या कॉर्पोरेशन बनाओ, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया पोस्ट की इतनी पोटेंशियल है, बट वो परपेचुअली लॉस में जाता है. ईच ऑफ द कियोस्क, जो आपके पोस्ट ऑफिस की जगह देखोगे, इतना बड़ा जगह होता है, you can convert it into a one-stop shop for all solutions and all problem solutions in a village. लेकिन वो पोस्ट ऑफिस अपने वो 100 साल पहले जैसे ऑपरेट करता था वैसे ही करता है, कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस आया है. तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विजन है इंडिया का, जैसे मैंने बोला, उसमें इवेंचुअली यूनिफाइड एक एग्रीकल्चर मार्केट भी होगा लाइक GST, सोवरेन वेल्थ फंड भी आएगा,
अपने इंश्योरेंस कंपनीज, अपने रूपी को स्ट्रॉन्ग करना, ऑल दीज थिंग्स विल रियली वर्क हार्ड। बट उसमें एक चीज आदि भाई मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे लोगों के में भी इंटीग्रिटी आनी चाहिए। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि चाइना से सामान मंगवाया जाता है, फिर मेक इन इंडिया स्टैंप लगाया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जगह वो कर सकते हो, वो पकड़ा जाएगा, बट when the government is trying hard कि आपकी बुनियादी ढांचा बदले, and these are not meant for tomorrow, these are meant for 2047। अगर आज आप अपने रूपी को थोड़ा प्रमोट कर रहे हो, that should be a pride for us, but इसका impact दिखने में आपको 10 साल तो लग जाएगा। 10 years lie down the line, you will realize the impact of it। बहुत सारे देश है जहां पे you can actually today go and pay in rupee, यूपीआई के तहत, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो अमेरिका ऐसे ही नाराज नहीं हुआ है, और अमेरिका की प्रॉब्लम है कि इंडिया इतनी बारीकी से ये चीज किया कर रहा है विदाउट बीइंग एन एनिमी ऑफ एनीबॉडी, विदाउट बीइंग कॉन्फ्रंटेशनल। लेकिन वो कॉन्फ्रंटेशन हो, इसकी बहुत कोशिश की जाएगी बाहर से, बट आई थिंक इंडिया इज मैच्योर एनफ नॉट टू डू दैट। तो ये सारी चीज करने की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विकसित भारत जो है क्यों? क्योंकि आपकी अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसकी अगर एस्पिरेशंस को आपको फुलफिल करना है, यू हैव नो ऑप्शन बट टू कीप ग्रोइंग, यू हैव नो ऑप्शन। आपको नहीं तो इस देश में कैसे चलेगा? सो यू आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स टू इंश्योर दैट योर कंट्री कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन पीपल। जीडीपी बढ़ेगा तब जाके पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा। अगर जीडीपी नहीं बढ़ता है तो पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ेगा। So these are all aimed at enhancing India's GDP ताकि by 2047 we become a 35 to 40 trillion dollar economy, ताकि by 2047 दूसरे जगह के चैलेंजेस की वजह से आपके अंदरूनी देश के जो इकोनॉमी है उसमें कोई दरार ना है। और इवेंचुअली अब देखेंगे ये जितने सारे चैलेंजेस बाहर से आ रहा है, दे आर एक्चुअली बिकमिंग ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया। जिन जिन चीजों में इंडिया ने रिफॉर्म नहीं किया था पिछले 30-40 साल से, these are becoming opportunities to take that forward। हो सकता है कि जितने सारे चैलेंज अभी वेस्ट से है वो अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि रूपी के ऊपर इतना पुश दिया जाता जो अभी दिया जा रहा है। बट आई थिंक आई एडमायर द विजन ऑफ दिस कंट्री ऑफ द मोदी सरकार। आई होप पीपल होल्ड पेशेंस एंड सपोर्ट इट, क्योंकि लाइक जीएसटी दीज विल शो पॉजिटिव रिजल्ट इन द नेक्स्ट 5 years। बैक टू यू। Yeah, well, that's the whole hope, but at the end of it, you know the game in our country कैसे चलता है यहाँ पर और क्या क्या होता है। I've already started seeing the kind of crap which normally, oh, this is another disaster in the making, ये वो already दिखना शुरू हो गया है। So you know, it's an interesting move. Let's wait and watch what happens. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share this with your friends and families, and if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats, and of course we are very close to 600,000, so please just check your subscriptions. Namaskar.